हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आ चुका है थर्मोडायनामिक्स का पूरा लास्ट पार्ट में, पार्ट 3। ओके। तो पिछले दिन हमने स्टडी किए थे अप टू एंथैल्पी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, यानी फॉर्मेशन एंथैल्पी, कंबशन एंथैल्पी, फ्यूजन, सब्लिमेशन, बहुत कुछ हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ से, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके। तो देखो, थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। मैं पहले दिन बताया था यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स इज द समेशन ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ओके। तो थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। सर क्या बोला आपने? नया वर्ड लग रहा है? यस, दिस इज द न्यू वर्ड। entropy 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 of the universe is always increasing। मतलब यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज हो रहा है, हमेशा बढ़ रहा है। ठीक है। तो सर व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी के बारे में थोड़ा सा बोलिए। सुनो, मैं बहुत क्लियरली समझाता हूँ, सुनो। बहुत आसान भाषा से, एंट्रोपी मतलब होता है रैंडमनेस। क्या होता है? रैंडमनेस। ओके। मतलब कितना रैंडम है। तुम ही सोचो ना, दुनिया का रैंडमनेस धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? आंसर एकदम आएगा, बढ़ता है। सर कैसे समझ में आएगा? खुद सोचो। ठीक है। सपोज करो कि तुम लोग कॉलेज में बैठे हुए हो। ठीक है। तो लेकिन टीचर नहीं है। ओके। तुम लोग इंस्टीट्यूट में हो अभी, लेकिन उस वहाँ पे क्या है, टीचर नहीं है। क्लियर? तो टीचर अगर नहीं होगा तो क्या होगा? बिल्कुल शांत तुम लोग नहीं रहने वाले हो ना। ये सबको पता है, ये तुमको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर टीचर नहीं होगा क्लासरूम पे तो बच्चे शांत नहीं रहने वाला है, बिल्कुल शांत नहीं रहेगा, हल्ला मचाएगा। मतलब क्या होगा? हमेशा रैंडमनेस सब लोग पसंद करते हैं, मतलब शांत रहना कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है। धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देख लो। सेम चीज, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। एंड अगर स्टेटमेंट पूछे तो दो साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दिए थे। एक होता है क्लासियस स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट होता है हमारा, एक होता है क्लासियस स्टेटमेंट एंड दूसरा आता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। क्लासियस एंड केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट बहुत सिंपल था एंड बहुत आसान था। सुनो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि क्लासियस स्टेटमेंट था कि नो सेल्फ एक्टिंग मशीन। मतलब मैं हिंदी में पहले बोलता हूँ, सुनो। बोल रहा है कि दुनिया में कोई भी ऐसा सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं है जो कि मतलब लोअर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर कर सके। ठीक है। तो सर लोअर टेम्परेचर से सर हायर टेम्परेचर में हीट नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है, लेकिन उसमें क्या करते हैं हम लोग? बाहर से कुछ एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करता है, या तो एक्सटर्नल सोर्स कुछ ना कुछ रहता ही होगा। ठीक है। क्या बोला था क्रॉसियर साइंटिस्ट ने? नो सेल्फ एक्टिंग मशीन। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एक्टिंग। No self-acting machine can transfer the heat from lower temperature to higher temperature. No self-acting machine can transfer heat from lower temperature to higher temperature. Okay, ठीक है। एंड दूसरा केल्विन प्लैंक क्या था? केल्विन प्लैंक का भी देखो, नो सेल्फ एक्टिंग मशीन कैन कन्वर्ट सम अमाउंट ऑफ हीट एंटायरली इनटू वर्क। इन्होंने क्या बोल रहा है? इन्होंने बोल रहा है क्या, कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन ऐसा नहीं है दुनिया में कि कुछ ना कुछ हमने क्या करा है, उसको कुछ ना कुछ हीट दे दिया एंड पूरा हीट को, मतलब इंटायर हीट को क्या किया, मशीन ने वर्क में बदल दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब नो सेल्फ एक्टिंग मशीन कैन कन्वर्ट सम अमाउंट ऑफ हीट एंटायरली इनटू वर्क। पूरा नहीं होता है, कुछ ना कुछ लॉसेस होता है, कुछ ना कुछ लॉसेस होता है। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ
थर्मोडायनामिक्स। अभी सर ये जो सर आप बोल रहे हैं सेल्फ एक्टिंग मतलब सर स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपना आप हो जाता है, एकदम सही पकड़े हो तुम लोग की स्पॉन्टेनियस। तो सर अगर रिएक्शन का हम बात करें तो दो टाइप का रिएक्शन आ सकता है सर। आ सकता है नहीं बेटा, बिल्कुल आएगा। क्या? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या तो प्रोसेस जो अपना आप होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड जो अपना आप नहीं होता, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होता है प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए या तो स्टार्ट करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब सर जो ऑटोमेटिकली हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। बिल्कुल सही पकड़े हो तुम लोग। जो ऑटोमेटिकली हो जाएगा उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड जो ऑटोमेटिकली नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो सर एग्जांपल दे दो ना कुछ। देखो, बहुत सारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तुम लोग जानते हो क्या? सपोज करो कि गरम गरम चाय है, ठीक है, गर्मा गर्म चाय है, टी है। तो मैंने अभी मैंने चाय चाय मंगा लिया, लेकिन अभी मेरा एक काम आ गया, या तो पढ़ाना, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन चाय मेरे पास आ गया तो चाय मैंने रख दिया। अभी पढ़ा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, आधा घंटा बाद अगर मैं चाय पीने जाऊंगा, मतलब चाय पीऊंगा, जो मेरे पास है चाय, अगर मैं चाय पीऊंगा तो चाय गर्म रहेगा या ठंडा हो जाएगा? आंसर आएगा तो सर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो ये मैं मतलब अपना आप हुआ या कुछ एक्सटर्नल एनर्जी इसको देना पड़ा? मैंने चाय को बोला कि भाई तू ठंडा हो जाए, भाई तू ठंडा हो जाए, ऐसा कुछ मैंने बोला या तो कुछ करा उसको? उसमें मैं बर्फ डाल दिया था? बर्फ नहीं डाला था। नो एडिशन ऑफ आइस। एंड उसको मैं बोला भी नहीं, कुछ नहीं, अपना आप क्या हो गया? ठंडा हो गया। इसको क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे। क्लियर? सपोज करो कि एक मैंने ऊपर से पत्थर फेंका, ठीक है, ऊपर से मैंने ऊपर से एक पत्थर फेंका, ठीक है, ये तो मैंने आपेल गिराया। आपेल कहाँ पे जाएगा? न्यूटन का शेल में गिरेगा, हाँ या नहीं? सिंपल बात है। पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा? ऊपर से नीचे जाएगा। सिंपल बात है। तो अपना आप नीचे जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो सर हम ये बोल सकते हैं कि दुनिया में जो चीज नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस सारा स्पॉन्टेनियस होता है। एग्जैक्टली। All natural process are spontaneous process. क्लियर हुई ना बात? चलो, तो अगर डेफिनेशन देख लो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज अ प्रोसेस व्हिच ऑकर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी टू द सिस्टम। सिस्टम में कुछ भी एक्सटर्नल एनर्जी देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ए प्रोसेस कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी टू द सिस्टम। मतलब जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, एक्सटर्नल एनर्जी अगर हम नहीं देंगे तो कैन नॉट टेक्स प्लेस, मतलब वो रिएक्शन या तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर? तो मैंने अभी अभी जो बोला कि ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। बिल्कुल, जो स्पॉन्टेनियस होता है मतलब जो अपना आप हो जाता है, वो रिवर्सिबल होता है। क्यों? इरिवर्सिबल, सॉरी, इरिवर्सिबल होता है। सर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल मतलब इसका मतलब मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से समझा दिया था। रिवर्सिबल मतलब जो दोनों तरफ जा सकता है। इरिवर्सिबल मतलब जो एक तरफ जाता है। चाय मैंने मंगाया था, मैंने पिया नहीं, तो मैंने पढ़ाने लग गया। जब पढ़ाना खत्म हुआ, आधा घंटा बाद मैंने चाय पिया, चाय ठंडी हो गई, तो फिर से चाय ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो सर चाय सर क्या करेंगे? सर पी नहीं पाएंगे? अरे हम पियेंगे ना, गर्म करके पियेंगे। तो सर गर्म तो कर रहे हो ना आप? अरे सुन ले ध्यान से। ऑटोमेटिकली तो गर्म नहीं हो रहा है ना, गर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? इंडक्शन में देंगे ना उसको, हाँ या नहीं? चाय को गर्म करेंगे ना, या तो हम गैस का हेल्प लेंगे ना, हाँ या नहीं? उसको हम हीट देंगे बाहर से हीट देंगे तो कोई भी गर्म हो जाएगा ना। आई ना बात समझ में? तो चाय ऑटोमेटिकली ठंडा हो गया, तो ये फिर से गर्म नहीं होने वाला है। ऑटोमेटिकली हम अगर कुछ करेंगे तो गर्म होगा। मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस। गर्म टू ठंडा हो सकता है लेकिन ठंडा टू गर्म ऑटोमेटिकली नहीं होगा। जैसे बर्फ पिघल जाता है, जैसे बर्फ अगर खुला हम छोड़ देंगे तो पिघल जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया ना? तो चलो, एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? व्हेयर नो इनिशिएशन इज रिक्वायर्ड, मतलब जहाँ पे इनिशिएशन रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे आइस से वाटर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, शुगर प्लस वाटर
क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली सोल्यूशन सिरप बन जाएगा। तो मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, मैंने दो गैसेस को छोड़ दिया, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। ठीक है। तो और एक चीज होता है क्या, वेयर प्रॉपर इनिशिएशन इज रिक्वायर्ड, मतलब जैसे सी ए सी ओ थ्री, तो उसके ऊपर अगर हम हीट करेंगे मतलब डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? CaO एंड CO2 बन जाएगा। क्लियर? ये सारा होता है क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस, सॉरी सॉरी क्या, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जाम्पल, स्पॉन्टेनियस। अभी जो मैंने अभी अभी समझाया वो चीज मैंने लिखा। क्या सर? एंट्रोपी। अभी क्या बोला? एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस, रैंडमनेस का मेजरमेंट। तो देखो ही लिखा है, एंट्रोपी इज अ डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। सर डिसऑर्डर मतलब क्या है? अरे डिसऑर्डर मतलब जो ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है रे। तुझे अगर मैं बोलूंगा कि तू पढ़ाई कर ले, तू पढ़ाई नहीं करेगी, यही रैंडमनेस है, यही डिसऑर्डर है। समझ में आया ना? भेजा में गया ना मेरी बात? चलो। तो रैंडमनेस एंड डिस रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। ठीक है। तो एंट्रोपी क्या होता है? रैंडमनेस का मेजरमेंट होता है, या तो डिसऑर्डर का मेजरमेंट होता है। तो सर कैरेक्टरिस्टिक तो सेम वही सेम आएगा। हाँ, स्टेट फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एंड एक चीज सुन लो, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल एस क्या होगा? डेल एस होगा 0। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल एस होगा 0। ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल एस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। याद रखना। अच्छा, फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या होता है? डेल एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब हीट बाई टेम्परेचर, हीट बाई टेम्परेचर। क्लियर है ना? चलो। अभी तुम लोग मुझे बोलो, अगर मैं रैंडमनेस का ऑर्डर पूछूं, रैंडम, स्पेलिंग क्या हो रहा है रे? रैंडमनेस, या तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। इसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। ओके, एंट्रोपी। तो हमारे पास सपोज करो कि तीन फेज है, गैस फेज है, गैसियस फेज का कुछ है, लिक्विड फेज का कुछ है, सॉलिड फेज का कुछ है। ठीक है। किसमें रैंडमनेस सबसे ज्यादा होता है? सोचो। सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल्स बहुत पास पास रहता है, एकदम पास पास रहता है। लिक्विड में थोड़ा सा मतलब दूर दूर रहता है, और गैस में बहुत दूर दूर रहता है, बहुत दूर दूरियां मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो सॉलिड में पास पास रहता है, मतलब पार्टिकल का बीच में क्या होता है? पार्टिकल का बीच में गैप उतना नहीं होता है, मतलब उतना टकराएगा नहीं ना, क्योंकि उसमें रैंडमनेस कम है। ठीक है। उसमें गैप कम है, गैप कम होगा तो क्या होगा? रैंडमनेस कम होगा, मतलब सॉलिड का एंट्रोपी सबसे कम है। लिक्विड थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, मजा आ गया, जो पार्टिकल्स है इधर उधर हो रहा है। ठीक है। इस दीवार पे टकरा रहा है। ठीक है। तो लिक्विड का थोड़ा सा बढ़ेगा, गैस का सबसे बढ़ेगा, मतलब रैंडमनेस किसका सबसे ज्यादा होगा? गैस का। उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अगर डाउट है तो ध्यान से पढ़ ले, पढ़ाई नहीं हो रहा है सही से। चलो। तो ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी समझ में आ गया ना? गैस, लिक्विड, सॉलिड। ठीक है। ओके। अभी मजा आ जाएगा। देखो, डेल एस पॉजिटिव हो रहा है या डेल एस नेगेटिव? सोचो। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, सपोज करो कि कोई भी चीज सॉलिड से कोई भी चीज लिक्विड में जा रहा है। ठीक है। तो इनिशियली जो एंट्रोपी रहेगा कम या ज्यादा, तुम्हें पता है, अभी अभी मैंने बोला सॉलिड का एंट्रोपी कम होता है, सॉलिड का एंट्रोपी लेस होता है, लिक्विड का एंट्रोपी ज्यादा होता है सॉलिड से। ठीक है। तो डेल एस जो रहता है, डेल एस क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, इसका माइनस इसका। तो बड़ा से छोटा माइनस करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। पॉजिटिव आएगा ना? हाँ या नहीं? कैसे सर? अरे, ज्यादा से हम छोटा को, मतलब बड़ा संख्या से हम छोटा संख्या को माइनस करेंगे तो एक पॉजिटिव संख्या आएगा ना, पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना। तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर हम उल्टा करते सर, मतलब लिक्विड से सॉलिड, तो सॉलिड का कम होता है, लिक्विड का ज्यादा होता है, मोर लेस मैंने लिख दिया। तो डेल एस क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। छोटा लेस मतलब छोटा, छोटा संख्या से बड़ा संख्या को हम माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। ऐसे करके हमें करना पड़ेगा। ठीक है। सपोज करो कि आइस से लिखा है वाटर। आइस कौन सी फेज में रहता है? सॉलिड फेज में। वाटर कौन सी फेज में? लिक्विड फेज में। तो क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ा है ना, मतलब एंट्रोपी पॉजिटिव। सपोज करो कि बोला वाटर वेपर, वाटर वेपर से वेपर पूरा लिखो,
पूरा वेपर से वाटर बना है, ठीक है। वाटर वेपर से वाटर बना है, मतलब गैसियस फेज में था, लिक्विड फेज में आया, एंट्रोपी कम हो गया, मतलब क्या होगा, डेल एस क्या होगा, नेगेटिव होगा। कोई डाउट है इसमें? बोलो, कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो और एक करो, सपोज करो कि N2 प्लस CH2 टू टू NH3, ठीक है। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, N2 प्लस CH2 टू टू NH3, ठीक है। तो इसका डेल एस कितना होगा सर? अपने तो गेम कर दिया, क्या हो गया सर? इस यहाँ पे भी सर गैसियस में है, ये भी सर गैसियस में, हम तो सर अभी कैसे करेंगे? अरे सोच ले सही से, गैसियस प्रोडक्ट कितना बना? पहले कितना मोल था टोटल? सब गैसियस था ना, मजा आ गया, ठीक है। पहले कितना मोल था, रिएक्टेंट कितना मोल? एक, कुछ लिखा नहीं है, मतलब 1 मोल प्लस 3 मोल तो कितना, 4 मोल। और इस साइड, राइट साइड 2 मोल, मतलब पहले 4 मोल था एंड अभी 2 मोल है। सोचो, ध्यान से सोचो, ठीक है। एक क्लासरूम में, एक क्लासरूम में पहले 400 स्टूडेंट था, 400 नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया, छोड़ो। 40 स्टूडेंट था, 40 स्टूडेंट्स, ओके। तो और बाद में सपोज करो कि पहले 40 स्टूडेंट था एंड अभी और एक दूसरा क्लासरूम में 20 स्टूडेंट है। कहाँ पे हल्ला मचाए, हल्ला ज्यादा मचाएगा बच्चे? जहाँ पे, ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना, बोलते सोच ले, जहाँ पे 40 बच्चे हैं वहाँ पे शोर ज्यादा आएगा ना। क्यों? क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा हल्ला मचाएगा, ठीक है, तो शोर ज्यादा आएगा, मतलब एंट्रोपी रैंडमनेस बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे रैंडमनेस पहले ज्यादा था, अभी कम हो गया, क्यों, 4 था अभी 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, रैंडमनेस कम हो गया, मतलब नेगेटिव। समझ में आया? कोई डाउट है? देख, आइस टू वाटर, सी वाटर से सॉल्ट, सी वाटर मतलब लिक्विड, सॉल्ट मतलब सॉलिड, तो नेगेटिव होगा, ठीक है। NaCl सॉलिड से क्या हो गया, Na प्लस एक्वास, Cl माइनस एक्वास, सॉलिड से एक्वास हो गया, मतलब पॉजिटिव, मतलब बढ़ गया रैंडमनेस, फिर रैंडमनेस घट गया, ये अभी अभी जो एग्जांपल मैं दिया। उसके बाद देख, आयरन, आयरन का टेम्परेचर पहले था 400 केल्विन, अभी हो गया 300 केल्विन। सोच, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना क्या होगा, उतना रैंडमनेस बढ़ता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम कर दिया, मतलब रैंडमनेस कम हो जाएगा, मतलब डेल एस नेगेटिव। पहले था एनो, अभी हो गया क्या, NO2, मतलब कंपेयर कर रहा है, पहले अभी नहीं, छोड़ो। बोल रहा है एस एनो एंड एस NO2, किसका रैंडमनेस ज्यादा होगा? यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 3 3 एटम है, तो 2 एटम 3 एटम, जहाँ पे एटम नंबर ज्यादा वहाँ पे रैंडमनेस ज्यादा। यहाँ पे N2, यहाँ पे O2, सर फंसने वाले हैं हम यहाँ पे, क्योंकि सर यहाँ पे भी 2 एटम, यहाँ पे भी 2 एटम। अरे जब तक हम हैं तो फंसेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि N2 में क्या है, 2 एटम, O2 में भी 2 एटम, तब हम मोलर मास से देखेंगे ना, इसमें मोलर मास कितना है, 14 14 28, इसमें 16 16 32, तो 32 का मोलर मास ज्यादा, मतलब क्या होगा, रैंडमनेस ज्यादा। क्लियर? एंड अभी अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बॉइलिंग ऑफ एग, मतलब पहले एक था एंड अभी हो गया बॉइल्ड एग, बॉइल्ड, बॉइल्ड एग, बॉइल्ड एग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, पहले था एग, अभी हो गया बॉइल्ड एग, तो बॉइलिंग कराना हमने, तो इसका इसके लिए क्या होगा, डेल एस पॉजिटिव या नेगेटिव? पहले सोचो, पहले लिक्विड एग था, अभी क्या हो गया, सॉलिड एग, पहले लिक्विड था अभी सॉलिड हो गया, तो डेल एस क्या हो जाएगा, डेल एस क्या हो जाएगा, सॉलिड में रैंडमनेस कम था। अरे 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 अरे, मैं उल्टा बोल रहा हूँ रे भाई। एक पहले पहले क्या होता है, जैसे जब मतलब काचा जो अंडा होता है उसमें क्या होता है, लिक्विड रहता है ना, उसमें लिक्विड रहता है, और यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड होता है। काचा जो अंडा होता है उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है एंड बॉयल हो जाने के बाद वो सॉलिड हो जाता है ना। तो लिक्विड का एंट्रोपी ज्यादा होता है, सॉलिड का रैंडमनेस कम होता है, तो रैंडमनेस ओवरऑल कम हो गया, ठीक है। तो डेल एस क्या आना चाहिए, नेगेटिव, लेकिन नहीं। सोचो ध्यान से एंड अभी से दिमाग में बैठा लो कि डेल एस पॉजिटिव आता है। क्यों सर, एक्सेप्शन आ गया सर, केमिस्ट्री का पहला रूल? नहीं 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 नहीं, कुछ एक्सेप्शन नहीं, सोचो पहले। एक में जो प्रोटीन रहता है ना, प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होता है, प्रोटीन 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 का बहुत
स्ट्रक्चर मतलब अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या हो जाता है जब बॉइल्ड होता है ना एक, तब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर ही टूट जाता है। मतलब जब काचे अंडे रहता है, काचा जब अंडा है, तब उसमें जो प्रोटीन रहता है ना, जब से ही बॉइल्ड करते हैं हम लोग, वो प्रोटीन स्ट्रक्चर टूट जाता है, ठीक है। जैसे ही प्रोटीन स्ट्रक्चर टूटता है, तो पहले बाइंडिंग था, फिर टूट गया मतलब रैंडमनेस बढ़ गया, इसीलिए रैंडमनेस पॉजिटिव होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव का पॉइंट ऑफ व्यू एंड बोर्ड्स के लिए भी। बॉइलिंग ऑफ एग क्या होगा, डेलेस नेगेटिव नहीं होगा, काटा मार दिया मैंने, ठीक कहाँ लगाया, डेलेस पॉजिटिव। क्यों, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब डीनेचरेशन मतलब प्रोटीन का स्ट्रक्चर टूट जाता है। क्लियर, कोई डाउट है इसमें, नहीं होना चाहिए ना। चलो, तो डेलेस क्या है, डेलेस ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए बोल रहे हैं, एक रिएक्शन। अच्छा ये सॉरी, यहाँ पे ये साइन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे ये साइन नहीं आएगा, यहाँ पे एरो आएगा, एरो 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 आ जा, एरो आ जा। अरे नहीं आ रहा, अरे हाँ आ गया एरो। तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें पता है कि जैसे हमने सीखा था, अगर फॉर्मेशन एंथैल्पी है या तो कुछ है, क्या होता है, डेल एच या इज इक्वल टू एच एफ ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच एफ ऑफ रिएक्टेंट। यहीं पे भी यहाँ पे भी वैसे ही होगा, डेल एच है तो एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस एस ऑफ रिएक्टेंट, बस हो गया। ये सब प्रोडक्ट माइनस ये सब रिएक्टेंट, मतलब इतना जितना प्रोडक्ट है उसका हम कैलकुलेट करेंगे, माइनस कर देंगे रिएक्टेंट से। कल ही तो सिखाया ना, मतलब पिछले वाले जो वीडियो था पार्ट 2 नंबर, मतलब 2 नंबर वीडियो में बोला था ना, हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सिर्फ यहाँ पे नहीं, जितना भी आए, जितना भी कहीं पे भी मतलब कुछ भी आ जाए, हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन दो चीज मैंने बोल दिया था क्या, दो चीज मैंने बोला था। एक था कॉम्बसन एंथैल्पी, कॉम्बसन एंथैल्पी, ठीक है। अगर कॉम्बसन एंथैल्पी से निकलना है तब होता है सिर्फ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। एंड और एक था क्या, बॉन्ड एंथैल्पी से अगर निकलना है तब होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये दोनों को छोड़कर चैप्टर में कहीं से भी कुछ भी पूछ दे, अगर डेल एच या तो डेल जी बाद में हम पढ़ेंगे, डेल एच कुछ भी पूछ दे, तो क्या होगा, हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला तो मैंने पहले ही बोल दिया था पहला पेज में, कि डेल एस इजिकल टू क्यू बाई टी, हीट बाई टेम्परेचर। तो टी हमेशा किस में लेना है, कौन सी यूनिट में लेना लेना है, हमेशा केल्विन यूनिट में, हमेशा केल्विन यूनिट में। क्लियर। अगर टी कांस्टेंट रहेगा तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बड़ा सिंपल है। एंड अगर टी वेरिएबल रहेगा, मतलब कुछ इक्वेशन वगैरह दिया रहेगा, तब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। मतलब डी क्यू बाई टी इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है। टी कांस्टेंट रहेगा तो ऊपर वाला, टी वेरिएबल रहेगा तो नीचे वाला, बस इसमें कुछ खास फर्क नहीं है। चलो, अभी कल है जैसे हमने पढ़े थे ना कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यहाँ पे है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। ओके, तो क्या है, सॉलिड से लिक्विड को हम बोलते हैं फ्यूजन, या तो मेल्टिंग का हल पढ़ लिया था उसको। उसके लिए जो हीट चेंज होता है या तो एंथैल्पी चेंज होता है, उसको क्या बोलेंगे, डेल एच फ्यूजन, डेल एच फ्यूजन। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा बोलो, सॉलिड के से जब लिक्विड में जाएंगे तो कितना टेम्परेचर देना पड़ता है, सर उसका मेल्टिंग करना पड़ता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेल्ट उसकी को उस टेम्परेचर को ही तो बोलते हैं ना मेल्टिंग पॉइंट। तो डेलेस कितना हो जाएगा, डेलेस का फॉर्मूला क्या था, हीट बाई टेम्परेचर। तो हीट की जगह क्या आएगा, डेल एच फ्यूजन, मतलब इन द फ्यूजन के लिए एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाई टेम्परेचर, मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसका जो होता है, ठीक है। कौन सी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर का होता है मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसी से हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम लिक्विड से गैस, मतलब सर इसको क्या बोलता है, बॉइलिंग बोलता है, मतलब वेपराइजेशन बोलता है। इसके लिए कौन सी टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट का इक्वल टेम्परेचर चाहिए, तो वही है चीज है, डेल इज वेपराइजेशन बाय टीबीपी। तो सर सॉलिड से गैस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, डेल एच सब इज इक्वल टू डेल एच सब बाय टी। सर इस टी को क्या बोलते हैं, इस टी का ऐसा कुछ ऐसा सच नाम नहीं है, हम ऐसे ही लिख दे टी। क्लियर, जितना टेम्परेचर दिया रहे, जितना टेम्परेचर चाहिए या तो रिकॉर्ड होगा एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है। तो आराम से निकल के आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो और ये तो स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन
से कुछ मतलब नहीं होता है, मतलब पाथ का कुछ मतलब नहीं होता है। फाइन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, अगर हम ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसीलिए डेल एस फ्यूजन एंड डेल एस वेपराइजेशन को जोड़ेंगे तो डेल एस सप्लीमेशन मिल जाएगा। देखो उसी रिएक्शन को, सॉरी उसी इक्वेशन को हमने नीचे लिख दिया। कोई डाउट? अरे सर ये क्या आ गया सर, इतना बड़ा सर डेरिवेशन आ गया। अरे नहीं, ये नहीं चाहिए बोर्ड्स के लिए, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। तो मैं जस्ट एक बार बोल देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो इसमें थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का भी जरूरत है, जिसका आता है इंटीग्रेशन वही समझ में आएगा उसको। कैलकुलेशन ऑफ डेल एस, कैलकुलेशन ऑफ डेल एस। डेल एस मतलब होता है, क्या बोला मैंने, डी क्यू बाई टी, क्यू बाई टी यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, डी क्यू बाई टी कर दिया। तो डी यू क्या होता है, यू क्या होता है, फर्स्ट लॉ, डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू, सॉरी क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे हम अगर डी लगाएंगे तो डी यू डी क्यू डी डब्ल्यू, तो डी क्यू होता है डी यू माइनस, इधर लाओ डी डब्ल्यू को, डी यू माइनस डी डब्ल्यू बाई टी, अलग अलग कर दिया, डी यू बाई टी डी डब्ल्यू बाई टी, ठीक है। तो डी यू मतलब कल मैंने सिखाया था, डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी भी डी टी। और एक सिखाया था डेल एच मतलब एन सी पी डी टी, यही है यहाँ पे, ठीक है। मतलब वहाँ पे डेल टी था, कल डेल टी था, डेल या तो डी मतलब लगभग एक ही जैसा होता है, हाँ, उतना कुछ खास फर्क नहीं है। तो डी यू तो यहाँ पे लगा दिया, एंड डी डब्ल्यू मतलब तो वर्क डन होता है, वर्क क्या होता है, पी इंटू डेल भी, वही है पी इंटू मतलब माइनस पी इंटू डी भी, ठीक है। तो यहाँ पे एन सी भी तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया डी टी बाई टी, एंड यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस, पी भी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, पी भी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी इज इक्वल टू क्या, एन आर टी बाई भी, एन आर टी बाई भी, टी टी कट गया तो क्या बच गया, एन आर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डी भी बाई भी बच गया अंदर, और इधर क्या है डी टी बाई टी। इंटीग्रेशन लगा दो टी वन टू टी टू, वी वन टू वी टू, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पता है ना क्या सर, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स, एल एन एक्स होता है, एल एन एक्स होता है, डी एक्स बाई एक्स होता है एल एन एक्स, तो डी टी बाई टी मतलब एल एन टी, यानी एल एन मतलब सर लॉग ई बेस, लॉग ई बेस, लॉग ई बेस टी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब लॉग ई बेस टी टू माइनस लॉग ई बेस टी वन, यानी लॉग ई बेस टी टू बाई टी वन। सर कहाँ से आ गया रे, अरे सुन ले रे, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है वैल्यू इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी, मैथमेटिक्स है ना, ठीक है। चलो तो ये आ गया ना। अभी फॉर्मूला होता है क्या, सपोज करो कि बोला है आइसोथर्मल, ये फॉर्मूला की अगर याद रखना है तो इस वाले फॉर्मूला को याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनो सर, मतलब देखो देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ, हमें आइसोथर्मल के लिए निकालना है, आइसोबारिक के लिए निकालना है, आइसोकोरिक के लिए निकालना है, एडियाबेटिक के लिए निकालना है। कितना सारा फार्मूला हम याद रखेंगे सर, इतना सारा फार्मूला याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि तुम लोग बुद्धिमान हो, ठीक है, बुद्धि है ना तुम्हारे पास, तो अप्लाई करो उसको। हम एक ही फार्मूला को याद करेंगे, ये है पेरेंट फार्मूला, ठीक है, इस फार्मूला से हम सबको बना लेंगे, ठीक है। कैसे, आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब टी वन इज इक्वल टू टी टू, टी वन इज इक्वल टू टी टू मतलब लग का अंदर क्या आ जाएगा, काट हो जाएगा ना, मतलब लग का अंदर आ जाएगा वन, लॉग का अंदर आ जाएगा वन, लॉग वन कितना होता है जीरो, मतलब ये वाला टर्म पूरा वैनिश हो जाएगा जीरो। तो डेल एस इजिकल टू आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, इतना ही। देखो आइसोथर्मल के लिए मैंने क्या लिखा, टी वन इजिकल टू डी टी इजिकल टू जीरो, टी वन इजिकल टू टी टू बाई टी वन इजिकल टू वन। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने कॉपी कर दिया, देखो यही वाला है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। और एक चीज, आइसोथर्मल के लिए वो वहाँ पे मैंने सिखाया था क्या, सिखाया तो कुछ नहीं, सब कुछ पता है तुम लोगों को पहले से ही मालूम है, पी वन वी वन इजिकल टू पी टू वी टू, तो वी टू बाई वी वन इजिकल टू पी वन बाई पी टू, वी टू बाई वी वन इजिकल टू पी वन बाई पी टू। हाँ सिखाया था ये वाला फॉर्मूला, वो रिवर्सिबल प्रोसेस में शायद, वो ऑक्टन निकालने के लिए पहला वाला लेक्चर में, ठीक है। वी टू बाई वी वन या तो उसको हम पी वन बाई पी टू बोल सकते हैं। उसके बाद करो कि आइसोकोरिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए क्या होता है, वी वन इजिकल टू वी टू, वॉल्यूम होता है कांस्टेंट, तो सेम चीज ये हो जाएगा, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि वी टू बाई वी वन जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो। तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, आइसोकोरिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए ये फॉर्मूला हो गया, मैंने छाप दिया यहाँ पे, ठीक है। वही है एन सी बी लॉग ई टी टू बाई टी वन। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं है। और एक चीज बोलता हूँ, एडियाबेटिक के लिए तो बड़ा आसान है, क्यों, डेल एस क्या होता है, क्यू बाई टी, एडियाबेटिक में हीट चेंज नहीं होता है, मतलब क्यू इजिकल टू जीरो,
तो 0/t यानी 0, एडियाबेटिक के लिए डेल एस 0। तो एक चीज याद करो, मैं थोड़ी देर पहले जब एंट्रोपी का इंट्रोडक्शन दे रहा था, मैं बोला था कि एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जीरो होता है। वो तो एक था, एंट्रोपी कहाँ कहाँ जीरो होता है। अगर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अगर आएगा एंट्रोपी कहाँ कहाँ जीरो होता है, कब कब जीरो होता है, जब रिवर्सिबल आएगा तब जीरो होता है। एंड दूसरा, एडियाबेटिक के लिए जीरो होता है। ये दो ही केस होता है एंट्रोपी जहाँ पे जीरो हो जाता है। ठीक है, तो एडियाबेटिक के लिए जीरो कुछ फार्मूला ही नहीं है। एंड आइसोबारिक के लिए क्या होगा, आइसोबारिक के लिए सेम फार्मूला dq/t। एंड आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर को हम कांस्टेंट कर देंगे, क्यूपी लगा देंगे। तो क्यूपी मतलब क्या हो जाएगा, क्यूपी मतलब होता है एंथैल्पी का फार्मूला डेल एच एन सी पी डी टी। ठीक है, वही हमने लगा एन सी पी डी टी या तो डेल टी, एक ही बात है। बाई टी, एन सी पी कॉन्स्टेंट, डी टी बाई टी तो क्या होगा, टी टू बाई टी वन। ठीक है, मतलब ये इंटीग्रेशन हो गया, डी टी बाई टी मतलब लॉग टी टू बाई टी वन। देखो मैं बोल देता हूँ, एक बार समराइज कर देता हूँ। अगर इसको हम याद रखेंगे तो आइसोथर्मल होगा तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचा रहेगा। आइसोकोरिक के लिए ये जीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो देखो ये मैंने जो लिखा आइसोकोरिक के लिए लिख दिया। आइसोकोरिक के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट इसलिए भी आता है। आइसोबारिक के लिए प्रेशर कांस्टेंट, तो यहाँ पे पी आएगा। देखो उतना कुछ नहीं है, दिमाग को मतलब दिमाग का बत्ती जलाओ एंड आंखें खोल दो, तब समझ में आ जाएगा सब। यहाँ पे भी है, यहाँ पे पी है, क्यों, एट कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक एंड कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक क्या, जीरो। बस खत्म भाई। एंड ये तो मैं अभी अभी डिस्कशन कर दिया, व्हेन डेल एस बिकम्स जीरो, बिकम्स इक्वल्स टू जीरो, रिवर्सिबल में होता है एंड दूसरा होता है एडियाबेटिक में, एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर, मेरे ख्याल से तो कोई डाउट आना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा से मैंने पढ़ाया, एक एक करके सारे चीज को मैंने क्लियर करा। ठीक है, चलो अब ये थोड़ा सा पोर्शन बचा है। ठीक है, और आधे घंटे भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो जाएगा। देखो, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये सब सिस्टम मैंने पहले पढ़ाया था, याद है ना, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, सब कुछ पढ़ाया था। तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, डेले सिस्टम ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, डेले सिस्टम पॉजिटिव। ठीक है, डेले सिस्टम इंक्रीजिंग। ओके, ओके। सर ये क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग मिलके यूनिवर्स होता है ना। सेकेंड लॉ क्या बोला था, डेलेस यूनिवर्स जीरो। सेकेंड लॉ ने क्या बोला था, व्हाट द सेकेंड लॉ स्टेट, यूनिवर्स का एंट्रोपी धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, मतलब यूनिवर्स का एंट्रोपी इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो लेकिन आइसोलेटेड जिसका कुछ सराउंडिंग के साथ कुछ मतलब है नहीं, इसलिए सिस्टम का ही धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए मतलब जो अपना आप हो रहा है। ठीक, तो सर नॉन आइसोलेटेड के लिए, नॉन आइसोलेटेड के लिए लेकिन यहाँ पे क्या, सिस्टम नहीं होगा यहाँ पे, सराउंडिंग भी नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, यूनिवर्स होगा। ठीक है, यूनिवर्स। सर क्यों आइसोलेटेड के लिए ऐसा क्यों होता है, आइसोलेटेड के लिए क्योंकि आइसोलेटेड के लिए क्या होता है, उसके साथ सारा मतलब सिस्टम के साथ सराउंडिंग का कुछ मतलब नहीं होता है। ठीक है, सिस्टम के साथ सराउंडिंग का कुछ ये नहीं रहता है, लेना देना नहीं रहता है। लेकिन नॉन आइसोलेटेड में ऐसा नहीं होता, लेना देना रहता है। सराउंडिंग से हीट मतलब एनर्जी मास सब कुछ अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है सिस्टम से। इसलिए इसमें सिस्टम नहीं होता, क्या होता है, यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब क्या होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, तो एक बात सोचो, सोचने का वक्त आ गया, सोचो। ठीक है, क्या ऐसा सोचना है कि स्पॉन्टेनियस के लिए क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस के लिए डेले सिस्टम जीरो से बड़ा हो रहा है आइसोलेटेड के लिए। ठीक है, लेकिन नॉन आइसोलेटेड के लिए डेले सिस्टम जीरो से बड़ा नहीं हो रहा है, डेले सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिल के पॉजिटिव हो रहा है, मतलब जीरो से बड़ा हो रहा है। सपोज करो कि ये 19 है, ये -18 है, तब क्या, 19 -18 मतलब +1, जीरो से बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम पॉजिटिव। लेकिन अभी उल्टा सोचो, -18 ये है, ये +19 है। सर मतलब सिस्टम है -18, सराउंडिंग है +19, तब भी कितना आंसर आएगा, +1 ही आएगा ना, मतलब तब भी जीरो से बड़ा। समझ में आ रहा है, तब भी जीरो से बड़ा। तो सिस्टम, ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही होगा ना, जीरो से बड़ा आएगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही होगा।
तो डेलेस सिस्टम क्या आ रहा है, डेलेस सिस्टम नेगेटिव आ रहा है, तब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नॉन आइसोलेटेड के लिए, क्योंकि सर उससे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू सराउंडिंग का है, सराउंडिंग का सर उससे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू है, तो सर तो बिल्कुल आएगा ही ना। तो सर जीरो से तो बड़ा ही आएगा। हाँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि तू ऐसा बोल सकता है कि कब स्पॉन्टेनियस मानेंगे एंड कब नॉन स्पॉन्टेनियस मानेंगे, कुछ वैल्यू, कुछ तो रेफरेंस होना चाहिए ना, कुछ तो रेफरेंस दे दे मुझे कि कब हमें स्पॉन्टेनियस मानना है, कब हमें नॉन स्पॉन्टेनियस मानना है रे भाई, बोल दे। सर ये तो बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सर डेलेस, सर सब सब मान लो सर कि सर जब डेलेस यूनिवर्स पॉजिटिव आएगा तब सर बिल्कुल होगा ही होगा। अरे वो तो मुझको भी पता है, सबको पता है, लेकिन तो सिर्फ सिस्टम से निकलना है, मतलब सिर्फ डेलेस सिस्टम का ऊपर बेस करके कुछ बोल पाएगा हाँ या नहीं, दो शब्द में आंसर आएगा। सिस्टम का डेलेस से अगर मैं बोलूँ कि सिस्टम का डेलेस हमेशा पॉजिटिव, तब स्पॉन्टेनियस होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नहीं, या फिर तो नेगेटिव से भी स्पॉन्टेनियस आ रहा है। या तो अगर मैं पॉजिटिव बोली है, अगर +5 एंड ये अगर -19, तब क्या आएगा, -14, मतलब -14 मतलब क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो सिस्टम पॉजिटिव हो या तो सिस्टम नेगेटिव हो, उससे कुछ मतलब नहीं है अगर नॉन आइसोलेटेड हो जाए। आइसोलेटेड हो जाएगा तो सिस्टम से तो मतलब है, लेकिन नॉन आइसोलेटेड ज्यादा केस में आएगा, मैक्सिमम केस में नॉन आइसोलेटेड आएगा, तब सिस्टम से हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। क्लियर? तो इसीलिए हम स्पॉन्टेनिटी के ऊपर कमेंट, मतलब स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये हम एंट्रोपी चेंज से, डेल एस से नहीं कर सकते। दैट्स वाई मेरा दोस्त, और एक चीज यहाँ पे नया चीज आता है जिसको हम बोलेंगे डेल जी। यहाँ पे वही लिखा है, बहुत मैंने शानदार इंट्रोडक्शन दिया डेल जी का, ठीक है, कहीं पे नहीं मिलेगा रे। बहुत अच्छा से मैं पढ़ाने का कोशिश किया, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो देख, अगर इस डेल जी का फील लेना है तो फिर से ये 5 मिनट, मतलब पिछले वाला 5 मिनट एक बार और देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो डेलेस अगर पॉजिटिव, मैंने बोला डेलेस पॉजिटिव, तो ये स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस हम बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। डेलेस पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, डेलेस नेगेटिव, डेलेस सिस्टम नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। यू कैन नॉट डिटरमाइन ये स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। दैट्स वाई डेल जी कम्स इनटू पिक्चर। दैट्स वाई डेल जी कम्स इनटू पिक्चर। पिक्चर में आएगा अभी डेल जी। तो सर ये जी क्या है, डेल जी तो पता है ना, जी, चेंज इन जी, तो पहले जी समझ लो। गिव्स फ्री एनर्जी, क्या गिव्स फ्री एनर्जी? एक बार डेफिनेशन को बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। मतलब सिस्टम के पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम के पास अवेलेबल है एक ड्यूरिंग अ प्रोसेस, जो कि पूरा यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि पूरा यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये सर तो अपने तो सर पहले ही बोल दिया था, स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये तो हो गया, छोड़ो। तो सर फॉर्मूला क्या आता है सुन लो, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। एच मतलब एंथैल्पी, टी एस मतलब टी क्या, टी मतलब होता है टेम्परेचर, एस मतलब एंट्रोपी। तो डेल लगा दो, क्या हो जाएगा, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अच्छा सुनो, अगर इस वाले इक्वेशन को प्रूव करने के लिए बोलेगा एग्जाम में, तो क्या कैसे करना है? बहुत आसान है। जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, हमें पता है फॉर्मूला। एट इनिशियल हम क्या करेंगे, लिखेंगे एट इनिशियल फेज जी वन इज इक्वल टू एच वन माइनस टी एस वन, एंड फाइनल इनिशियल स्टेट में ये एंड फाइनल स्टेट में जी टू इज इक्वल टू एच टू इंटू टी इंटू एस टू। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बोला रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका डेफिनेशन में है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो चलो फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी टू माइनस जी जी वन, तो एच टू माइनस टी एस टू, एच वन प्लस टी एस वन, तो क्या हो जाएगा, एच टू माइनस एच वन मतलब डेल एच, एंड टी कॉमन ले लो, डेल एस हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सिंपल है, हाँ, पूरा मतलब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला से डेरिवेशन मिनटों में हो जाएगा, मिनटों में। क्लियर? चलो ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये बड़ा अच्छा है, क्या सर, डेल जी अगर नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, डेल जी जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, डेल जी पॉजिटिव है तो सर नॉन स्पॉन्टेनियस है। सीधा बोल दे, सीधा सीधा सीधा। तो सर ये सर डेल जी किसका है, सर सिस्टम का या यूनिवर्स का है? डेल जी का बात चल रहा है रे,
इट इज अ वन टाइप ऑफ एनर्जी। ये सिस्टम का बात चल रहा है, ठीक है? समझ में आया ना पूरा? डाउट कुछ है बोलो। हो गया 90% खत्म, और 10% भी नहीं है, 5% बचा है, 95% हो गया। तो सर डेल एस से हम कंक्लूड नहीं कर सकते, डेल एस सिस्टम से। डेल एस सिस्टम अगर पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, ये स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, हम क्या बोलते हैं उसको, कमेंट या तो डिसाइड नहीं कर सकते थे। इसलिए डेल जी का जरूरत पड़ा, ठीक है? तो सर डेल जी अगर नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब जो अपना आप नहीं होता है। अच्छा, एक चीज याद आ गया, सुनो। बोर्ड्स में या तो कॉम्पिटिटिव में और एक वर्ड देख सकते हो तुम लोग, स्पॉन्टेनियस या तो फिजिबल। फिजिबल मतलब भी रिएक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है? स्पॉन्टेनियस या तो रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं, मतलब वो एक ही बात है। स्पॉन्टेनियस या तो फिजिबल एक ही बात है, मतलब रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो डेल जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस या तो फिजिबल, डेल जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस या तो नॉन फिजिबल, नॉट फिजिबल या डेल जी जीरो तो इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है? कोई डाउट? डाउट नहीं है ना? अभी देखो क्राइटेरिया समझना है अभी। डेल जी फॉर्मूला क्या था? डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, यही फॉर्मूला था, याद रखना, ठीक है? अभी बहुत सारा केस आता है, डेल एच देखो, टी क्या आएगा? टी हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, टी तो टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। डेल एस एंड डेल एस एंड डेल एच क्या आएगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो मैंने एक डेल एच का कॉलम ले लिया, एक डेल एस का कॉलम ले लिया। सपोज करो कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो डेल जी क्या आएगा सोचो। सपोज करो क्या बोला, डेल एस पॉजिटिव, डेल एच पॉजिटिव, डेल एस नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड डेल एस नेगेटिव। ये अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। डेल एस नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बीच में, पॉजिटिव। और ये भी पॉजिटिव, तो डेल जी ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो प्लस और माइनस जब आएगा हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर उल्टा होगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड डेल एस पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। डेल एस तो पहले से ही नेगेटिव दे रखा है, एंड डेल एस क्या बोला, पॉजिटिव बोल दिया, ठीक है? कंडीशन है, कंडीशन सपोज ऐसा है, तब डेल जी क्या होगा। तो डेल एस पॉजिटिव, डेल एस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव बनेगा। एंड ये तो पहले से ही नेगेटिव है, मतलब -5, एंड -6 तो इजिकल टू कितना आएगा, -11 आएगा ना। मतलब एक नेगेटिव संख्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा, मतलब डेल जी नेगेटिव होगा तो क्या होता है, डेल जी नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, एंड ये क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है ऊपर वाला। क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, ठीक है? अभी अभी आएगा मजा, देखो। सपोज करो कि दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, क्या बोला मैंने, दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, एंड ये भी पॉजिटिव। अभी देखो ये पॉजिटिव अगर होगा डेल एस, तो माइनस डेल एस माइनस टी डेल एस क्या हो जाएगा, माइनस टी डेल एस नेगेटिव, हाँ या नहीं? तो डेल एस पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ये पूरा टर्म पॉजिटिव। सर पॉजिटिव नेगेटिव मिला दो, जीरो बना दो। अरे नहीं, जीरो कैसे बनेगा? अगर +5 एंड -5 होगा तभी ना जीरो बनेगा। लेकिन अगर +5 -6 हो गया तब नेगेटिव बन जाएगा, +6 -5 हो जाएगा तब पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वैल्यू का, वैल्यू का ऊपर, ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू। क्लियर? मतलब अगर डेल एच का मॉड्यूलस वैल्यू ज्यादा होगा, एंड टी डेल एस का मॉड्यूलस वैल्यू बोल रहा हूँ, प्लस माइनस छोड़ के, साइन हटा के, इसका अगर मॉड्यूलस वैल्यू बढ़ा, इसका अगर मॉड्यूलस वैल्यू छोटा, तब ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डेल एच का अगर मॉड्यूलस वैल्यू छोटा, टी डेल एस का अगर मॉड्यूलस वैल्यू बड़ा, तब ये आएगा नेगेटिव। तो अगर बोलेगा कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, मतलब स्पॉन्टेनियस कौन सी कंडीशन में होगा, इस वाले कंडीशन में, जब डेल एच का मॉड्यूलस वैल्यू छोटा टी डेल एस का मॉड्यूलस वैल्यू से, तो टी डेल एस का मॉड्यूलस वैल्यू बड़ा। उल्टा सोचो, उल्टा 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 सोचो यार, सोचने का वक्त आ गया, बैठो मत। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, ये पहले से नेगेटिव, ये नेगेटिव, मतलब पूरा माइनस टी डेल एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तब इसका मॉड्यूलस वैल्यू का
इसका मॉडुलस वैल्यू ज्यादा होना चाहिए इससे, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, ये डेल एच पहले से नेगेटिव है, तो इसका मॉडुलस वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, मतलब डेल एच बड़ा टी डेल एच से, मॉडुलस वैल्यू से। क्लियर? देखो वही यहाँ पे लिखा है, माइनस माइनस जब होगा तब डेल एच का मॉडुलस वैल्यू बड़ा टी डेल एच से, प्लस प्लस जब होगा टी डेल एच बड़ा, एंड पॉजिटिव नेगेटिव जब होगा तब नॉन स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव जब होगा तब स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा फॉर एनी टेम्परेचर। हो गया ना? ये क्या है? कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस, मतलब कंटीन्यूअस कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी है, ये कर देना स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, देखो डेल जी ऑफ रिएक्शन, डेल जी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? एक रिएक्शन दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, एक रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है, तो क्या होगा? डेल जी इज इक्वल टू जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज है, सेम 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 सब में सेम सेम। मतलब सर जैसे सब में था, फॉर्मेशन एंथैल्पी में जैसे था, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा एंट्रोपी में क्या होता है, हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन, हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सिर्फ दो ही जगह है, कहाँ पे? कंबशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंथैल्पी, जहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। चलो ठीक है। अच्छा एक चीज याद है कि कल हमने पढ़े थे कि प्योर एंड नेचुरल स्टेबल स्टेट में एंड स्टैंडर्ड स्टेट में अगर होगा, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब 180 एट स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? 180 एंड रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड उसके साथ साथ अगर प्योर एंड नेचुरल स्टेबल स्टेट में रहेगा, उसका फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होता है? कितना? जीरो होता है ना। जैसे H का हाइड्रोजन का नेचुरल स्टेबल स्टेट, प्योर नेचुरल स्टेबल स्टेट होता है H2 गैस। सर सोडियम का सोडियम सॉलिड, सर कार्बन का कार्बन ग्राफाइट सॉलिड। तो ये सब क्या होता है? जीरो होता है फॉर्मेशन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड स्टेट। तो यहाँ पे भी फॉर्मेशन गिब्स एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। कितना होगा फॉर्मेशन गिब्स एनर्जी? जीरो होगा। ठीक है, जी एफ नॉट इज इक्वल टू जीरो। कोई डाउट नहीं है? चलो ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, कर लो यार, लास्ट प्रॉब्लम है एंड और कुछ ही टाइम लगेगा, उसके अंदर खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, चलो समझा देता है चीजें को। फॉर द रिएक्शन एक क्वेश्चन दे रखा है कि 2A मतलब एक रिएक्शन है, 2A गैस प्लस बी गैस टू 2D गैस। डेल यू नॉट, ये सर माइनस नहीं है यार, ये नॉट है, डेल यू नॉट। डेल यू नॉट का वैल्यू दे रखा है, डेल एस नॉट का दे रखा है। क्या पूछा? कैलकुलेट डेल जी नॉट फॉर रिएक्शन। अच्छा नॉट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट समझा रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट बोलने का कोशिश कर रहे हैं। तो डेल जी नॉट चाहिए एंड प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन में ऑकर स्पॉन्टेनियसली, मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस ये पूछ रहा है, एंड डेल जी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलो हमें फार्मूला क्या है? डेल जी नॉट इज इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस। कभी भी अगर क्वेश्चन पूछेगा हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम करने के समय पहले फार्मूला लिख लेंगे, फिर देखेंगे कौन सी वैल्यू दे रखा है, कौन सी वैल्यू नहीं दिया है। डेल जी नॉट इज इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस। देखो क्या वैल्यू दे रखा है, गिवन 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 करके लिख लो। डेल एस का वैल्यू है इतना, डेल यू का वैल्यू, डेल यू नॉट का वैल्यू है इतना। अच्छा डेल एच नॉट, सुनो इसमें गलती होगा 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 100 टाइम्स होगा गलती, सुन लो ध्यान से। डेल एस नॉट यूनिट क्या है? जूल केल्विन इनवर्स, जूल में है ना। एंड डेल यू नॉट किस में है? देखो ये जूल में है एंड ये किलो जूल में है, इसको पहले जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करो, भरना दिक्कत हो जाएगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? किलो जूल से जूल में आ जाएगा। आ गया ना? ओके, तो अभी क्या करेंगे? एंड ये जो नॉट लगाया ना, नॉट मतलब क्या? स्टैंडर्ड स्टेट। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 298 केल्विन, तो टी इज इक्वल टू कितना? टी इज इक्वल टू 298 केल्विन। अभी देखो डेल एच दे रखा है, टी दे रखा है, डेल एच नहीं दिया है सर, लेकिन डेल यू नॉट दिया है ना। तो एक काली तो एक ने हमने फॉर्मूला सीखा था क्या? डेल एच नॉट इज इक्वल टू डेल यू नॉट प्लस डेल एन जी आर टी। सर आपने तो नॉट नॉट नहीं लगाया था, अरे नॉट नहीं लगाया था तो लगा लो। टी को अगर हम टेम्परेचर 298 करेंगे तो लगा सकते हो नॉट को, ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो डेल एच नॉट इज इक्वल टू डेल यू नॉट प्लस डेल एन जी आर टी। डेल एन जी मतलब सर गैसियस मोल का डिफरेंस ले लो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना है? गैसियस मोल 2 मोल। रिएक्टेंट का कितना? गैसियस गैसियस रिएक्टेंट कितना है? 2 एंड 1 3। 2 - 3 मतलब -1, 2 - 3 मतलब -1। तो डेल यू नॉट का वैल्यू छाप लो यहाँ पे, 10,500 माइनस 10,500, डेल एन जी का -1, आर का 8.314, टी का 298, तो इतना आया वैल्यू। ठीक है, तो अभी देखो डेल एच नॉट
का वैल्यू आ गया, टी पता है, डेल एस नॉट पता है, पुट करो एंड आंसर आ जाएगा -165, सॉरी +165 जूल, +165 जूल। मतलब डेल जी का वैल्यू पूछा था तो आंसर आ गया। एंड दूसरा था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव वैल्यू आया है ना, डेल जी इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आता तो हम क्या बोल देते, स्पॉन्टेनियस। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। तो फिर चलो, फिर क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाते हुए मैंने बोला था ये कि मैं ये चीज को फिर से ये करूंगा, डिस्कस करूंगा थर्मोडायनेमिक्स में। चलो देखो क्या है, इक्विलिब्रियम मतलब हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बीच में रिवर्सिबल एरो, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम। तो क्वोशेंट क्या है, Q इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस सॉरी प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, क्वोशेंट वही होता है ना। तो इक्विलिब्रियम में क्वोशेंट का वैल्यू कितना होता है, Q इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्वोशेंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है ना कि इक्विलिब्रियम। एंड इक्विलिब्रियम में डेल जी कितना होगा, 0, यू नो। तो एक फॉर्मूला आता है, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, तो देखो सपोज करो कि ये रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं हो रही है, स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं हो रही है मतलब डेल जी नॉट 0 नहीं होगा, लेकिन जी तो 0 होगा ना, डेल जी तो 0 होगा क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में होगा तभी डेल जी नॉट 0 होगा। लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट में अगर नहीं होगा, कुछ भी मतलब कुछ भी स्टेट मतलब कुछ भी टेम्परेचर प्रेशर में चलेगा रिएक्शन, तब डेल जी को हम 0 करेंगे ना। तो हमने डेल जी को 0 कर दिया फॉर जनरल केस। तो डेल जी जैसे ही 0 हो गया तो क्या हो गया, डेल जी नॉट इजिकल टू, ये सारा टर्म इधर आ जाएगा, डेल जी नॉट इजिकल टू -80 एल एन के इक्विलिब्रियम। इस प्रॉब्लम का ऊपर जेई मेंस में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, नीट में भी कभी कभी आया है, बोर्ड्स के कभी कभी पूछा जाता है। ये सब डेरिवेशन चाहिए नहीं तो छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये फॉर्मूला को रट्टा मान लो, ठीक है, डेल जी नॉट इजिकल टू -80 एल एन के इक्विलिब्रियम। मेरा बातें को मतलब मेरा बातें पे यकीन करो एंड मेरा बातें को मतलब नोट कर लो, जब प्रीवियस ईयर लगाओगे ना तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब जेई मेंस का प्रीवियस ईयर खोलोगे, नीट का खोलोगे, एडवांस का खोलोगे, तब समझ में आएगा। मैं जहां जहां से बोला हूँ ना वहीं से आएगा, आएगा नहीं मतलब आएगा तो आएगा, आ गया, मैं तो देख के ही बोल रहा हूँ ना, स्टडी करके मैं बोल रहा हूँ ना, जहां जहां से आया है क्वेश्चन। चलो, लास्ट लास्ट पेज है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ पढ़ लिया हमने, सेकंड लॉ पढ़ लिया, पूरा थर्मोडायनेमिक्स को हमने निपटा दिया पूरा। लास्ट बचा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या होगा, थर्ड लॉ पढ़ लो, कुछ नहीं है, द एंट्रोपी ऑफ ऑल प्योर क्रिस्टल इज जीरो एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। से एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में बोल रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन, 0 केल्विन में एंट्रोपी प्योर क्रिस्टल का कितना होगा, 0। एट 0 केल्विन टेम्परेचर प्योर क्रिस्टल का एंट्रोपी एंट्रोपी 0 होगा, यही थर्ड लॉ है, ठीक है, और कुछ नहीं है, बस। चलो, हमारा थर्मोडायनामिक्स का सफर इतना ही था, खत्म हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा सर, इस चैप्टर पहले हमने सिस्टम पढ़ा, सराउंडिंग पढ़ा, यूनिवर्स पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ा, फिर हमने इन वो पढ़ा है, क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, फिर हमने पढ़ लिया वो सब, वर्क डन फॉक डन, इंटरनल एनर्जी पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया वर्क डन, फिर हमने पढ़ लिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर हमने पढ़ा है हीट कैपेसिटी, फिर हमने पढ़ा है एंथैल्पी, फिर हमने एंथैल्पी का बहुत सारा टाइप्स देखा है। उसके बाद हमने आज स्टार्ट किया है, आज क्या, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर हमने देखा है क्या, सेकेंड लॉ के बाद देखा है एंट्रोपी, उसके बाद एंट्रोपी से काम नहीं बन रहा था पूरा पूरा, इसीलिए इन गिब्स फ्री एनर्जी देख लिया, एंड लास्ट में हमने ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करा दिया, बस खत्म हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, अगर दिक्कत है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो, जय हिंद।